मैं यानी पैसा आज आपके लिए लेकर आया हूं कि मुझे कैसे कमाया जाता है। इसके अंदर हम अलग अलग एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको लर्निंग मिलती रहे। इमेजिन करो कि अगर मैंने आपको अपनी तरफ से 1 लाख रुपया दिया तो उस पैसे को लेने के बाद आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? कमेंट में लिखो। किसी के कमेंट तो आए हैं लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट नहीं किया, तो जाने दो, मैं ही आपके दिमाग में चल रहे ख्यालों को रखने का प्रयास करता हूं। तो चलो, अधिकांश लोगों को अपने पास लाख रुपए आने से घबराहट हुई होगी, कहीं के तो हाथ पर थरथरने लगे होंगे, कहीं तो सोच में डूबे होंगे कि कहां पर खर्च करेंगे, या आपके सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती जैसे किसी का भुगतान करना, जैसे कर्जा पानी, या किसी ने आपको किसी चीज या वस्तु के वजह से दिल दुखाया होगा, या ज्यादातर लोगों की दिलचस्पी खरीदी करने की रही होगी, या किसी के दिमाग में यहाँ पर अपनी प्रेमिका के साथ किसी ट्रिप पर जाने का, या हनीमून मनाने का, या उसे कुछ गिफ्ट देने का मन बनाया होगा, या किसी को अपने मनपसंद का मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर या बाइक लेने का ख्याल आया होगा। क्या आप में से किसी और को इससे बाहर को ही ख्याल आया तो कमेंट में लिख देना। अभी मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या मैं यानी पैसा सिर्फ लेन देन तक ही सीमित हूं? क्या मेरा दायरा इससे भी आगे बढ़ा है? क्या कारण है कि 100 में से 2 लोग ही मुझे आगे बढ़ाने के लिए मेरा इस्तेमाल करते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्यों 100 के 100 लोग मुझे यानी पैसे को इस्तेमाल करना नहीं जानते? इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए मैं यहाँ पर 2 व्यक्ति के उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक सखाराम नामक व्यक्ति है जो गरीब परिवार से आता है। उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, बल्कि वह अपनी आजीविका चलाने के लिए मजदूरी का काम शुरू करता है। उस व्यक्ति ने अपने श्रम को लगाकर मुझे यानी पैसे को कमाया। जैसे मैं यानी पैसा उसके हाथ में पड़ा, वैसे ही वह व्यक्ति अपनी प्राथमिक जरूरत जैसे कि आटा, तेल, शक्कर आदि सामानों की खरीदारी करता है। बचे हुए कुछ पैसों को जिसकी जरूरत नहीं वैसे सामान जैसे कि शराब की भी खरीदी करता है, और उसके जब में जितना भी पैसा होता है वह सब कुछ वह व्यक्ति अपने ऊपर खर्च कर देता है। वैसा ही रूटीन उसका हमेशा चलता ही रहता है। जब तक वह नौजवान होता है तो वह ठीक से काम करता है, पर उसने काम में से कोई भी रुपया आगे के जीवन के लिए बचाकर नहीं रखा और उम्र भर मजदूरी करता रहा। जब वह आदमी बूढ़ा हो जाता है तब उसका शरीर काम नहीं कर पाता। ऐसे में वह आदमी गरीब बनकर ही जीता है और गरीब बनकर ही मरता है। यहाँ पर दूसरा व्यक्ति जिसका नाम तुकाराम है, वह भी एक गरीब परिवार से आता है। उसके पास भी आजीविका का कोई साधन नहीं होता, वह भी मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाता है, मगर वह अपनी मजदूरी में से प्राथमिक वस्तुओं को लाकर अपनी आजीविका चलाता है और उसी मजदूरी में से कुछ पैसों की बचत हर रोज करता था। ऐसे कुछ पैसे को जमा कर साल के अंत में उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा हुआ। इस पैसों से उसने दूध देने वाली भैंस को खरीदने का निर्णय लिया। यहाँ उसने खर्च किया, मगर ख्याल में लेने जैसी बात है कि उसने यहाँ पर निवेश भी किया। अभी वह मजदूरी के साथ साथ भैंस को संभालने का काम भी करने लगा। अब उसका इनकम यानी पैसा देखते देखते दोनों तरफ से आने लगा। एक मजदूरी और दूसरा भैंस के द्वारा निकलने वाला दूध बेचकर उसमें से लागत को काटकर मुनाफा कमाया। तुकाराम वहीं पर रुका नहीं, तो उसके दिए मजदूरी में से कुछ पैसा वह हर रोज इकट्ठा करता रहा और दूध बेचने के बाद बचे हुए पैसे को भी इकट्ठा करता रहा। साल के अंत में उसने उस पैसे को लेकर और 2 भैंसों को खरीदने का विचार बनाया। आदमी का जैसा आचार होता है वैसा ही विचार, और जैसा विचार वैसा ही व्यवहार हमें देखने को मिलता है। तुकाराम ने और 2 भैंस को खरीदने के बाद कुल मिलाकर उसके पास कितनी भैंस हो गई? गिनती तो आती होगी, तो बताओ। आपका जवाब होगा कि 3 हो जाएंगी। अब वह व्यक्ति उसके ऊपर बहुत सारा लोड आ जाने के वजह से मजदूरी को छोड़ देता है। अब उसके भैंसों का दूध भी अच्छा खासा निकलता है। अब तुकाराम की 3 भैंसों के वजह से उसकी कमाई भी अच्छी खासी होती है। अब वह इस कमाई से 6 माह के अंदर एक और भैंस को लाता है। ऐसा उसने 2 सालों तक किया और बाद में उसके पास कुल मिलाकर उसके पास 8 भैंस हो गई और उसका कारवां आगे बढ़ता रहा। बाद में 3 माह के अंदर एक भैंस लाने लगा। फिर उसने 2 साल तक ऐसा ही रूटीन बनाकर रखा। अब उसके पास 3 सालों के अंदर ही 16 भैंस हो चुकी थी। इसके बाद तुकाराम हर महीने में एक भैंस को लाता रहा और अपना बिजनेस बढ़ाता रहा। साल के अंत में उसके पास कुल 36 भैंस हुई। ऐसे करके अब तुकाराम के पास कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह से बिजनेस आगे बढ़ता रहा। देखते देखते उसने 1000 भैंसों का तबेला बनाया और दूध को जिस डेयरी में बिकता था, अब उसके पास में यानी पैसा आने के कारण उसके दिमाग में कुछ और चलने लगा। क्या आप गैस कर सकते हो कि क्या चलने लगा होगा? तो नीचे खाली बॉक्स पड़ा है, लिखकर भेजो।
उस व्यक्ति ने मन बनाया कि अब हमें भी डेयरी का बिजनेस शुरू करना है, तो उसने तुकाराम नाम की दूध की डेयरी बनाए और अपने दूध के साथ साथ आजू बाजू के किसानों से भी दूध खरीदा और उसी दूध पर प्रक्रिया करके, जैसे श्रीखंड, दही, पनीर और लस्सी, इन सभी वस्तुओं का प्रोडक्शन करके मार्केटिंग की और मार्केट के अंदर बेचा। देखते देखते उसके दूध डेयरी के प्रोडक्ट ने मार्केट में उछाल भरी। अब तुकाराम ने दूध डेयरी के काम के लिए अतिरिक्त मैनेजरों की नियुक्ति के साथ मजदूरों की भी नियुक्ति की और तुकाराम का कारवां आगे बढ़ता गया। अब तुकाराम ने जो सालों से मेहनत की थी, उसका फल दूध डेयरी के रूप में दिख रहा था। तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर जोरों से हीरो तक का सफर जानने की उत्सुकता जगी। उसी के साथ तुकाराम के जीवन में एक नया मोड़ आया। अब वह सेमिनार के माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग देने लगा और उसी के माध्यम से भी उनके पास में यानी पैसा आने लगा और तुकाराम ने अपना गरिमा में जीवन बिताते हुए अपने साथ साथ समाज का भी भला किया और खुद अमीर और कामयाब बने। जिन्होंने जन्म तो गरीब परिवार में लिया था पर अमीर बनकर जिए। हमेशा चुनाव हमारे हाथ में होता है कि हमें कैसे जीवन को व्यतीत करना है। आशा करता हूं कि आपको इस लर्निंग के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमारा भी स्टोरियों का ये करवा आगे निरंतर बढ़ता ही रहेगा। मैं यानी पैसा।